गुड इवनिंग। माय नेम इज़ प्रतीक गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का जो टॉपिक हमारे डिस्कशन का होने वाला है वो बहुत सिंपल है, न्यूज़ में है और मान के चलिए बहुत सारी उसके ऊपर डिबेट भी चल रही है। और वो टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन का। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो दो इन्फ्लेशन इंडेक्स हैं हमारे CPI और WPI, उन दोनों के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट के अंदर जो हमारे नंबर्स आते हैं उनमें डिफरेंस क्यों होता है, जो कि आप लोगों ने देखा और आपने उस लोग को भी काफी पसंद भी किया। ठीक है, अब देखिए, एक जो डिमांड मेरे पास एक टॉपिक की आ रही है जिसपे मुझे डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, वो ये है कि सर, जिस तरीके से इन्फ्लेशन अभी देश के अंदर है, वट एवर इन्फ्लेशन रेट दैट वी हैव करेंटली इन आवर कंट्री, द पॉइंट इज व्हाट वी आर बीइंग फेसिंग, दैट इट इज नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल है चाहे स्टेट्स है, और मोर ओवर जो हमारा सेंट्रल बैंक है जिसका एक टास्क है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स देश के अंदर हो गई हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए, इसके ऊपर मैं बात करूंगा आज कि क्या वाकई में इन्फ्लेशन प्रेजेंट सिनेरियो में कंट्रोलेबल है या नहीं है। ठीक है, बेसिक डिस्कशन है, बहुत ही आराम से आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूं पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे इन्फ्लेशन के टारगेट्स हैं क्या, और उन टारगेट्स के बेसिस पे क्या हम वाकई में उन टारगेट से बाहर अप्रोच कर रहे हैं या फिर हम उनसे अंदर या फिर उनके हम कंफर्टेबल रेंज में हैं। देखिए, देयर इज अ वन एग्रीमेंट दैट इज बीइंग साइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड RBI इन द नेम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट नॉर्मली 5 years के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइन करते हैं। इस एग्रीमेंट के अंदर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को यह बताता है कि इन्फ्लेशन कितनी हम बियर कर सकते हैं कंट्री के अंदर। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट में जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि वी वांट द इन्फ्लेशन रेट टू बी इन द रेंज ऑफ 2 to 6%. So how they're being basically providing, the inflation rate has to be 4% plus minus 2%. That means the range is basically 2 to 6%, which is being given by central government to RBI. अब आरबीआई को टास्क दिया गया है कि सर, आपको इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है कि इन्फ्लेशन हो बट बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट इज 2% एंड द अपर लिमिट इज 6% हियर। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब देखिए, बेंचमार्क इंडेक्स हमें माना जाता है CPI कंबाइंड को, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को बेंचमार्क इंडेक्स लेके चलते हैं, और रेंज क्या बताई गई है, 2 to 6%। अब अप्रैल में 7.79, विच इज द हाईएस्ट इन दिस पर्टिकुलर ईयर, एंड नाउ एज यू कैन सी दैट इज बेसिकली रिड्यूसिंग। सो एज यू कैन सी फ्रॉम जनवरी व्हाट हैपेंड, इट इंक्रीज्ड एंड नाउ इट इज डिक्रीजिंग। अगस्त की जो इन्फ्लेशन रेट का डेटा है वो हमें बाय 12th और 13th ऑफ सितंबर हमें मिलेगा, और एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही है कि इन्फ्लेशन रेट इज गोइंग टू बी अराउंड 6.9%। जो अलग अलग रिसर्च फर्म्स है वो बोल रही हैं इन्फ्लेशन रेट 6.9% के आसपास होगी। ठीक है, पॉइंट ये आता है कि वो डेटा ठीक होगा या नहीं होगा, वो तो देखिए टाइम ही बताएगा, बट फॉर द टाइमिंग वी ओनली हैव दिस काइंड ऑफ प्रेडिक्शन गिवन बाय द डिफरेंट पीपल। ओके, WPI की बात करें तो वो तो देखिए डबल डिजिट में चल रहा है, उसके अंदर तो काफी ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमारी विद इन रेंज आ जाए, दैट मींस बिटवीन 2 to 6%। अभी देखिए, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, so just that you can say few days back there was a one discussion given by, there was a one simple interview given by the Reserve Bank of India's Governor Shaktikanta Das, and what he said inflation is going to likely to go down in the coming months in India, and the impact of high inflation is past its peak। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन थी वो निकल चुकी है। He also said inflation has now become a global phenomena, and that's why he said globalization of inflation has happened now। यानी कि हर जगह इन्फ्लेशन है, चाहे वो यूएस है, यूके है, जापान है, इंडिया है, कोई भी देश की अगर बात करेंगे हर जगह इन्फ्लेशन है। So what he said, considering the global situation, we can say that inflation reached its peak in April in India, but will now gradually come down, added Das। According to the governor, there will be a slight ups and downs in the coming months, but the trajectory will be mostly downward in nature। यानी कि कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट मान के चलिए
वो कम ही होगी. There are various reasons why inflation will be on downward trajectory. Firstly, crude oil prices are coming down. Commodity and food prices have also softened here. So basically point क्या है, what he is trying to say कि इन्फ्लेशन आने वाले महीनों में कंट्रोल हो जाएगी. ठीक है. अब देखिए वहीं पे अगर आप फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन में आपको देखने को मिलेगा इट वाज पीक्ड इन अप्रैल, नाउ अगेन गोइंग डाउन 7.97, 7.75 एंड नाउ इट इज 6.75%. यानी कि फूड इन्फ्लेशन की बात करेंगे दैट इज आल्सो बेसिकली बीइंग कंट्रोल्ड. जैसे अगर आप बात करेंगे अभी 2-3 दिन पहले की बात थी, ये न्यूज में था कि जो पोटैटो है और जो अनियन है उन दोनों के ही प्राइस करीब करीब 30% कम हो गए हैं. अब देखिए रियलिटी में ऐसा है नहीं है, वो तो आपको मार्केट जाके ही पता लगेगा, बट द पॉइंट इज व्हाट दैट इज व्हाट द न्यूज वी आर बीइंग एबल टू गेट इन द न्यूज़पेपर दैट पोटैटो एंड अनियन प्राइस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 30% इन द मार्केट. ठीक है. अब देखिए इसके बाद हमने इन्फ्लेशन के बारे में अपने पिछले लेक्चर में बात करी कि इन्फ्लेशन होती क्या है, कंट्रोल करने की बात हमने नहीं करी थी, बट अब आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं और इन्फ्लेशन के रीजंस क्या है. तो कंट्रोल करने से पहले मैं ये जानना कि इन्फ्लेशन के रीजंस क्या है. देखिए दो तरीके हैं, दो चीजें हैं जिनसे इन्फ्लेशन होती है, डिमांड एंड द कॉस्ट. कॉस्ट इज नथिंग बट दी सप्लाई साइड यू आर टॉकिंग अबाउट. डिमांड साइड इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, द डिमांड इज राइजिंग इन कंपैरिजन टू दी सप्लाई. ओके, फॉर एग्जाम्पल 10 cars 10 people, no problem. 15 cars 20 people, it's a problem because you have 5 people extra who are demanding and that leads to what, इंक्रीज इन प्राइसेस. ठीक है. दूसरा चीज क्या है, आप देखिए यहां पे लिखा क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस. इट अकर्स व्हेन कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज सो मच दैट इट आउटस्ट्रिप सप्लाई. दैट इज द डिमांड साइड. Cost push inflation. The second cause is cost push inflation, which is nothing but a supply. It only occurs when there is a supply shortage. मान लीजिए क्या पॉइंट निकल के आता है, 10 गाड़ियां थी, 10 लोग थे. Now the cars are basically 8 available because of certain issues and now 10 people are demanding. That leads to what, increase in prices again. तो पहली चीज ये है कि डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है और दूसरी चीज है सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है. जैसे डिमांड कैसे बढ़ती है, मान लीजिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ओके, पीपल विल डिमांड. गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा रही है, डिमांड विल मोर. देन यू हैव मोर इंक्रीज इन द wages of people, the people will have more money, they will demand. And if you talk about, let's suppose the foreign exchange reserves of the country is rising, the country is earning more and more, that leads to more money in the hand of people, that leads to more amount of demand in the country and that might lead to inflation. These are certain examples. Moreover, money supply is also increasing in the country, central bank is providing more and more money, that leads to inflation. अब देखिए सप्लाई की बात करेंगे, सप्लाई शॉर्टेज किन किन कारणों से किसी कंट्री में हो सकती है. फॉर एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर, ओके, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज विद दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट. रोड पे गड्ढे बहुत हैं, ट्रांसपोर्टेशन में लेट हो जाता है जिससे सामान खराब हो जाता है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, होर्डिंग हो रही है, मान के चलिए जमाखोरी हो रही है, काला बाजारी हो रही है, स्पेकुलेशन है मार्केट के अंदर, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आप मान के चलिए सप्लाई साइड इंपैक्ट होती है एंड इन्फ्लेशन इज बीइंग क्रिएटेड. ठीक है. अब देखिए पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के कई तरीके होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंक विच इज नोन एज अ मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स. दूसरे तरीके होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू, जिसे आप बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी मेजर्स. एंड देन द थर्ड इज बेसिकली नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स. ठीक है, इनकी हम बात नहीं करेंगे, इन दोनों की मेनली बात करेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर में आपके नॉर्मली यही आपको टाइम टू टाइम रिफ्लेक्ट मिलेंगे और यही आपके इनके ऊपर डिस्कशन होती मिलेगी. देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 कार है, नॉट अ प्रॉब्लम. देयर आर 15 कार्स अवेलेबल एंड 20 पीपल आर डिमांडिंग. ओके, पॉइंट इज व्हाट, देयर इज अ मोर डिमांड. Why there is a lot of demand in the country? There might be possibility that people are being able to get cheaper loans from the banks and because of this they are being demanding more. ठीक है. अब देखिए उस केस में क्या है,
अगर आप लोन्स को यहाँ पे एक्सपेंसिव यानी कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दें, ठीक है, इफ यू बेसिकली इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, then certainly you can say whatever number of people who are demanding cars earlier, now you can say the few people will think यार लोन तो बड़े महंगे हो गए हैं and I can't afford the car at such a higher price because I can't afford such a high rate of interest. तो उनमें से क्या है, कुछ लोग जो पहले डिमांड कर रहे थे अब वो डिमांड करना कम कर देंगे. Getting what I'm trying to say? That is one point. But imagine इन्फ्लेशन का कारण अगर ये है 10 गाड़ियां थी 10 लोग थे, ठीक है, अब मान लीजिए देर आर 8 cars in the country and 10 people are demanding, then what happened? We need to see why supply is going down. और आप जानते हैं अगर यहां पे सप्लाई कम हुई है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे, and the reasons are what? As you know, there is a chip shortage in the country because of which you can say the companies are not being able to make lot of cars, and that's why you have a long waiting line. Okay, अब देखिए पॉइंट क्या है, इस केस में अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है देन यू हैव टू इंक्रीज सप्लाई. गेटिंग? अब सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी, जब चिप की शॉर्टेज जो है वो खत्म हो जाएगी. और चिप कहां से आएगी, चिप आएगी ताइवान से. Why they are basically facing problem? Because you know this thing, because of COVID-19 pandemic issue, the economy faced lot of supply chain issues. ठीक है, तो पॉइंट क्या है, जब तक ये चीजें नॉर्मल नहीं होंगी तब तक प्राइसेस आपके बढ़ते रहेंगे. Getting what I am saying? So point is what? If it is a demand side inflation, it can be controlled with the help of monetary policy measures. And you know this thing is if it is because of supply side, then obviously you need to simply take care of the problems in the country and that will take time to sort it out. Getting what I am trying to say? अब देखिए, आप जानते हैं कोविड-19 में if we talk about, all the industries were badly impacted. Okay, बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुई है, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लोग अपने घर चले गए, लेबर की शॉर्टेज, मटेरियल की शॉर्टेज और 50 प्रॉब्लम हुई है. अब देखिए जो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट अगर हम मान के चलिए मार्च 2020 में जो स्टार्ट हुई थी और जो मान के चलिए लास्ट ईयर आपकी मई जून 2021 तक चली है, बिकॉज यू नो दिस थिंग डेल्टा दैट केम इन 2021 इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड दैट वाज देयर ऑलमोस्ट फॉर 2-3 मंथ्स. तो मान के चलिए उसके बाद अभी केवल 1 ईयर एंड जस्ट 2-3 months have been passed. So obviously whatever problems that was created for the various companies and the manufacturers and the factories, that will take good amount of time to simply get it done. कहने का मतलब समझ रहे हैं? तो पॉइंट क्या है, कोविड-19 से इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं. ठीक है, and what impact? You can say it is mainly because of supply side. That's why you can say even though the loans are more expensive and the other thing, you know, still you can say the Reserve Bank of India is not being able to control inflation, because inflation control करने का एक तरीका क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स के थ्रू, कि आप लोन्स को महंगा कर दो. अगर आप लोन्स को महंगा कर देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, तो लोग कम डिमांड करेंगे. बट पॉइंट ये है, यहाँ पे देखिए डिमांड आप कम कैसे करें. यहाँ पे अगर आप इन लोगों की डिमांड को कम करने की बात करेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट बाय मेकिंग द लोन्स इवन मोर एक्सपेंसिव. बट डू रिमेंबर वी हैव गुड नंबर ऑफ पीपल्स इन द कंट्री, you know, who are still demanding lot of things. So in a way, number of people, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये भी कम हो गए because of some, you know, the COVID-19, then let's suppose it is 9, but still you can say they are being demanding more and more here. Getting what I'm saying? Now, if you talk about दूसरी प्रॉब्लम देखिए जो ग्लोबल लेवल पे भी है, वो है आपकी रशिया एंड यूक्रेन की वजह से. ठीक है, रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है जिसकी वजह से मान के चलिए ग्लोबल लेवल पे जो एक शॉर्टेज हुई है वो हुई है आपकी फर्टिलाइजर्स की. ठीक है, उसके अलावा रशिया विच इज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल एट ए ग्लोबल लेवल टू डिफरेंट कंट्री, दैट इज ऑल्सो बेसिकली बीइंग क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. तो पॉइंट क्या है, अगर फ्यूल के प्राइसेस कंटिन्यूअसली इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर जो हमारा मेनली आप मान के चलिए एग्रीकल्चर के अंदर यूज होता है, अगर उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, द फार्मर्स नीड टू पे मोर एंड मोर इन दैट पर्टिकुलर केस. देन डू रिमेंबर अगेन व्हाट हैपेंड, दे नीड टू सिंपली शिफ्ट द बर्डन ऑन द कंज्यूमर ओनली. सो इन अ वे, when you have supply side issues and if you want to simply correct it, it will take time. अब देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान के चलिए अगर मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम स्टार्ट हुई
2016 November onwards, when demonetization happened, a lot of small companies were impacted. Then you can say in GST implementation in the 2017 in July, again so many companies were not able to adopt. But देखिए इन चीजों को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जीएसटी को हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी अपना लिया है, बिकॉज रेवेन्यूज आर बेसिकली एबल टू शो दैट दीज आर कीप ऑन इंक्रीजिंग इन केस ऑफ आवर कंट्री। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो जीएसटी का तो देखिए प्रॉब्लम है, बट हाँ जो ये था दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ समथिंग विच इज वेरी ओल्ड नाउ। तो देखिए इन चीजों के ऊपर अगर हम बात करें तो वो बहुत वर्थ नहीं है। वो करंटली अब मान के चलिए जो मेन इशू है वो कोविड-19 का ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सप्लाई साइड मेजरली इंपैक्ट हुई है। रशिया यूक्रेन के वॉर ने आग में घी का काम किया है, जिसकी वजह से मान के लिए सप्लाई और इंपैक्ट हुई है, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू कैन से द थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉस्टलियर। बट विद टाइम यू कैन से व्हेन द थिंग्स विल गेट नॉर्मल, मान लीजिए अगर वॉर खत्म हो जाता है और जब चीजें नॉर्मल होती है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजें नॉर्मल होंगी और सप्लाई जो कम हुई थी वो जब रीइंस्टेट होनी स्टार्ट हो जाएगी तो चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। तभी मान के चलिए जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने बोला है कि थोड़े अप एंड डाउन हमें देखने को मिलेंगे। व्हाई ही सेड अप? बिकॉज व्हाट इफ सम सॉर्ट ऑफ न्यू वेरिएंट विल कम। ओके, मान लीजिए कोई नया वेरिएंट आ गया या कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई हेल्थ केयर को लेके, तो उस केस में क्योंकि फिर से उसमें आउटपुट इंपैक्ट होगी। सो अगेन यू कैन से इन्फ्लेशन माइट राइज इन दिस पर्टिकुलर केस, but why it is down and why is being saying it is going to be down. The point is what, that if the things are basically being kind of fine and there is no new shock at a global level, or you can say in case of our country, then certainly you can say slowly supply will be reinstated and the things will be kind of controlled in this scenario. Getting what I am saying? तो मान के चलिए जो सेंट्रल बैंक हमारा टाइम टू टाइम जो रेपो रेट को इंक्रीज कर रहा है उसका हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं है? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात यह है कि रेट बढ़ाने से गारंटी नहीं हो जाता है कि आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, बिकॉज डू रिमेंबर इट इज जस्ट वन ऑफ द मेजर। और फिस्कल पॉलिसी के केस में अगर आप बात करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, तो गवर्नमेंट के पास दो ही तरीके हैं, या तो अपने खर्चे कम कर दे या फिर गवर्नमेंट अपने, ठीक है, या तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे या फिर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को बढ़ाते। अब देखिए टैक्सेस तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, तो उस केस में तो टैक्सेस कम बढ़ाने की और बात ही नहीं आती है। बट हाँ अगर आप बात करें यहाँ पे एक्सपेंडिचर कम करने की, तो यहाँ पे स्कोप किस चीज का बनता है? सब्सिडीज का नहीं कर सकते, बिकॉज फर्टिलाइजर सब्सिडीज के केस में तो आप जानते हैं कि वट एवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दे गोइंग टू इवन प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ सब्सिडी, तो वो तो हमारी और ज्यादा ही होने वाली है, वो हमारी कम नहीं होने वाली है। तो मान के चलिए यहां पे जो एक चीज हमें फायदा कर सकती है वो केवल है रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज, कि जो फालतू के खर्चे हैं गवर्नमेंट अगर उनको कंट्रोल करे, देन सर्टेनली दैट मनी कैन बी पुट समवेयर एल्स इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन केस ऑफ आवर कंट्री। सो पॉइंट ये है, चीजें खराब हो गई हैं, बिगड़ गई हैं, टाइम लगेगा, ठीक है। एंड आई नो इट इज वेरी इजी टू से, बिकॉज डू रिमेंबर इन्फ्लेशन इज इंपैक्टिंग मोर poor people in comparison to those people who being part of formal sector. Getting what I am trying to say? तो इसी वजह से मान के चलिए कि टाइम टू टाइम ये बात आती रहती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, जनता में ये दिक्कत हो रही है। और आप जानते हैं इस चीज को लेके हमेशा अपोजिशन बहुत सारे सवाल उठाता है, और देखिए उनका तो काम ही है अपोज करना और उस चीज के लिए आवाज उठाएंगे। बट द पॉइंट इज व्हाट, चीजों की प्रॉब्लम हुई है। देखिए मैं कहूंगा कि 16-17 में जो हुआ था, that was something you can say was the deliberate policy action of the government of India, because they want to brought some sort of reforms in the country, and that may or may not create problem, and that created because the government was not aware कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो उसको सॉर्ट आउट किया गया। बट देखिए जो अभी हुआ, that was not something which was known to anyone in the country. Okay, so point is what, again you can say, अगर आप देखेंगे तो इन चीजों को करेक्ट होने में टाइम लगेगा। अब इसमें देखिए गवर्नर साहब बोल रहे हैं कि 1 साल लग सकता है, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट इज गोइंग टू टेक इवन मच मोर टाइम, बिकॉज चीजें जो बिगड़ जाती हैं उनको टाइम लगता है, एंड खासकर अब सप्लाई साइड में इश्यूज होते हैं, तो मान के चलिए उन चीजों को करेक्ट करने में थोड़ा वक्त हमें एक्स्ट्रा लग ही जाता है। सो देखिए आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ऐसी सिचुएशन में यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस, द गवर्नमेंट आल्सो नीड टू हैव पेशेंस, एंड द गवर्नमेंट आल्सो नीड टू बेसिकली बिलीव इन देमसेल्फ दैट यस द थिंग्स विल बी फाइन इफ द एनीथिंग न्यू और यू कैन से एनी न्यू प्रॉब्लम विल नॉट अपीयर। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में मुझे आपको केवल इतना ही बताना था। अब जो हमारा
लेक्चर होगा कल के लिए, इसके लिए देखिए कि यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट है. सो लाइक विद इन अ वीक आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ series for those people who are not aware that how to invest in the stock market. So I'm going to tell you in a very easy way कि stock market में invest कैसे किया जाता है, stock market में आप कैसे चीज़ों को analyze करते हैं, and moreover I will also give you certain basic tips by which you can earn certain amount of money in the stock market. These things may or may not be really important from the examination point of view, from the UPSC point of view, but the point is what, as you know that everyone is having some sort of saving and they also wants to, because they also wants to earn certain amount of money for their education and the other thing. So if you have your own hard earned money, I'm saying only your money, do not take any money on a loan for the purpose of investing in the stock market. उधार लेके मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है. तो अगर आपके पास अपना कुछ पैसा है तो उसके लिए मैं थोड़ी बहुत आपको टिप्स दूंगा कि मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और हाउ यू कैन अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. तो आज के लेक्चर में इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.